तो एक बुक है, दो है, इधर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नाउन फ्रेज। Now I took out a small black tin box. तो small black tin box So I took out a small black tin box. Box is noun. However, a small black tin, these are adjectives. Adjectives are those which modifies noun. I saw a black bull on the road. So black bull, red shirt. Red क्या है? एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई कर रही है. या ब्रेव बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, कर्ली हेयर. तो यहाँ पर ये जो शुरू की चीजें आ रही है ये सब क्या है? दीज आर एडजेक्टिव्स. लेकिन यहाँ क्या देखते हैं सृष्टि? क्या है बोलो? दैट इज ये एक क्वांटिटेटिव या न्यूमरल एडजेक्टिव. दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ये क्या है? दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो नंबर को बताए. स्मॉल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को बता रहा है. और ब्लैक क्या है? क्या कलर है? और टिन क्या है? मटेरियल. तो ज्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं वो इसी ऑर्डर में आते हैं. ए ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव इंक्लूडिंग नाउन इज नोन एज नाउन फ्रेज. अगर बहुत सारे आते हैं, अगर एक एडजेक्टिव आएगा तो फिर एडजेक्टिव और नाउन को फिर मिला के नाउन फ्रेज नहीं कहेंगे. जैसे आई सॉ अ ब्लैक बुल ऑन द रोड, तब फिर फ्रेज नहीं बनेगा. लेकिन बहुत सारे आ जाए, ठीक है. द सेंट, द मसीहा ऑफ नेशन महात्मा गांधी डाइड ऑन 31 जनवरी 1948. तो जब इतना सारा आएगा महात्मा गांधी, बोलो सर वो जो टिन है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो सकता है क्या? टिन मटेरियल है. एडजेक्टिव है मटेरियल को बता रहा है कि कैसा बॉक्स? टिन बॉक्स. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से किस चीज को बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल है, तो ये सारे सब एडजेक्टिव ही हैं. और तो ए ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव इंक्लूडिंग नाउन इज नोन एज नाउन फ्रेज. देखो इस बात को, अ ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव. सर अगर नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल ऐसे वर्ड जाएंगे तब फिर वो कौन से एडजेक्टिव? क्या चीज? नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. लेकिन हम फ्रेज की बात कर रहे हैं. फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. सर फिर इसको कौन से एडजेक्टिव मिलेंगे? एडजेक्टिव अलग अलग तरीके के 5 एडजेक्टिव होते हैं. तो जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे
तो उसमें प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, नाउन के तो तुम्हें पता भी होगा कि पर्सनल नाउन और कॉमन नाउन, ये सब पता है कि नहीं, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब तुमको पता है। तो इसी तरीके से एडजेक्टिव में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और भी बहुत सारे जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, तो वो अलग अलग हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन जो भी नाउन की विशेषता बताते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और नाउन और बहुत सारे एडजेक्टिव को एक साथ अगर देखा जाए तो उसे नाउन फ्रेज कहते हैं। क्या तुमने अभी पिछले क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब देखा था, अब फ्रेजल नाउन देखो। तो नाउन फ्रेज या फ्रेजल नाउन एक ही बात है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, बोलो बात समझ में आ गई। सो ए ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव along with noun। क्या ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये सब इटैलिक्स में लिखी हैं, बुक में देखो, बोलो तिरछे अक्षरों में लिखी है क्या, बताइए निखिल। नाउन फ्रेज, तो इससे क्या पता चल रहा है, जो नाउन फ्रेज होगा वो स्लैंट लेटर्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, तिरछा लिखा है कि नहीं, स्लैंट लेटर्स। अब जरा देखो यहाँ पर आ क्या है, आ एंड द, ये भी एक तरीके का एडजेक्टिव है। हाउएवर इट इज नोन एज डिटरमाइनर। डिटरमाइनर भी इसको कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, जो किसी नाउन की पोजीशन को बताए। अ बॉय, द बॉय, फ्यू बॉयज, सम बॉयज, ये डिटरमाइन करता है कि नाउन कितना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आ एंड द, दिस इज नोन एज डिटरमाइनर, हाउएवर इट इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसी तरीके से बाकी मॉडिफायर में जरा देखो तो, नाइस, लेजी, ब्यूटीफुल। तो नाइस, राउंड, रेड बॉल, या कुछ इसी भी तरीके से मॉडिफायर हो सकता है, कुछ कहीं पर भी हो सकता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इससे यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि जो बॉक्स है वो नाउन है और उसी को हेड वर्ड कहेंगे, इट इज नोन एज हेड वर्ड। तो यहाँ नाउन फ्रेज की या फ्रेजल नाउन की बात की गई है। लेट अस सी कि वास्तव में जब एक सेंटेंस होता है तो वहाँ पर जो आपकी बुक में लिखा गया है, तो किसी भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में दो चीज होती है। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। बोलो बात समझ आ गई। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स कौन कौन से, जरा बताओ आयुषी, बोलो। सब्जेक्ट को, ये सेंटेंस के दो पार्ट्स कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वेरी गुड। तो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, जैसा आयुषी ने बताया कि सब्जेक्ट जिसको कि कर्ता कहते हैं क्या, यस सर, और प्रेडिकेट जिसको कि विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय। कर्ता जो भी करता है, कर्ता के बारे में कुछ भी कहा जाए, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। और बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए कि सब्जेक्ट देख लीजिए, जैसे डिटरमाइनर्स, इसमें सब्जेक्ट में भी कई चीजें हैं कि बॉय इज रनिंग, बॉय इज रनिंग। तो मयंक इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बॉय सब्जेक्ट और रनिंग है प्रेडिकेट। आप बताओ देवव्रत। सर बॉय सब्जेक्ट और रनिंग सब्जेक्ट। अच्छा आप बताओ। बॉय सब्जेक्ट इज, आप बोलो निखिल। सर इज सब्जेक्ट। आप बताओ। सर रनिंग सब्जेक्ट। आप बोलो। सर बॉय जो है वो सब्जेक्ट और इज रनिंग प्रेडिकेट। बस इतना बता। ये लोग या तो रनिंग बोल रहे थे या इज बोल रहे थे, पूरा प्रेडिकेट बता ही नहीं रहे थे, छिपा के बता रहे थे। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट में
कुछ चीजें होती हैं, सब्जेक्ट में कभी कभी एक क्वालिफायर भी होगा और एक हेड वर्ड होगा। वर्ड ऐसा, तो अगर मैं यहां पर कह दूं कि अ बॉय इज रनिंग, तो निखिल इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? सर सब्जेक्ट होगा अबाउट, हाँ, अ बॉय, और इज रनिंग क्या है? प्रेडिकेट। तो ये अ बॉय जो सब्जेक्ट है, इसमें बॉय को क्या क्वालिफाई कर रहा है? बॉय के बारे में कुछ बात बताई गई है, तो अ बॉय, तो अ क्या है? क्वालिफायर, और फिर बॉय क्या है? हेड वर्ड, क्योंकि सब कुछ बॉय के बारे में कहा गया, तो आ यहाँ क्या हो गया बोलो? क्वालिफायर, और बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी बात भी हो सकती है, जो क्वालिफायर है वो कई तरीके का हो सकता है। क्वालिफायर डिटरमाइनर भी हो सकता है। डिटरमाइनर जैसे आ, एंड, द, फ्यू, सम बॉयज, ये सब आ जाए तो क्या वो उसकी पोजीशन को बताएंगे? द बॉय, दोस बॉयज, दीज बॉयज। ठीक है, ये चीजें, माई बॉय, योर बॉय, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? सो ये डिटरमाइनर, डिटरमाइन कर रहा है। लेकिन डिटरमाइनर के अलावा भी मैं कह सकता हूं अ ब्रेव बॉय। तो क्वालिफायर तीन तरीके के हैं, सिर्फ डिटरमाइनर नहीं होता आयुषी, एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव का क्या मतलब हो सकता है? जैसे ब्रेव बॉय, क्यूट गर्ल, तो अ ब्रेव बॉय इज रनिंग, तो अ ब्रेव बॉय इज रनिंग। आयुषी मुझे ये बताइए, अ ब्रेव बॉय इज रनिंग में सब्जेक्ट क्या है? सर सब्जेक्ट है अ ब्रेव बॉय। ठीक है, तो आपने इसको सब्जेक्ट का, फिर इसे क्या कहा? प्रेडिकेट। अच्छा, तो अब मुझे बता दीजिए कि अ ब्रेव बॉय में क्वालिफायर क्या है? सर अ ब्रेव। अच्छा, आप ये कहना चाहती हैं कि ये अ ब्रेव क्वालिफायर है। यस। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। फिर बॉय क्या है? हेड वर्ड। अच्छा, हेड वर्ड। तो अब ब्रेव तो आपने बोल दिया क्वालिफायर है, लेकिन इनको और स्प्लिट करेंगे। अब इसमें आ क्या है, ब्रेव क्या है? सर ब्रेव एडजेक्टिव है, और आ? और सर डिटरमाइन। सही। तो आ हो गया डिटरमाइनर, और ब्रेव क्या हो गया? ठीक है, देखो इसके अलावा एक एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। ठीक है, जैसे कि अ सेंट, मसीहा ऑफ नेशन, गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी डाइड ऑन 31st जनवरी 1948। तो पलक मुझे ये बता दो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, आद्या आप बताओ। सेंट मसीहा ऑफ नेशन। अच्छा, हाँ दिव्या, अ सेंट हो गया सब्जेक्ट। आप बताइए दिव्यांशी। ठीक है, हाँ लक्षिता, करेक्ट। हाँ सृष्टि, ये कह रही सब्जेक्ट नहीं, बोलो करता कोई है ही नहीं, क्योंकि मारा तो बोर्ड से नहीं है, तो ये करता कहाँ से? नहीं, टेक्निकली आपने सोचा, बहुत अच्छा। बोलो। मसीहा ऑफ द नेशन, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह करता होता है। अब किसके बारे में कहा गया है? व्हाट इज सब्जेक्ट? गांधी जी के बारे में। ठीक है, बोलो देवदत्त।
हाँ बोलिए दीदी। A saint, Messiah of nation, महात्मा गांधी। हाँ, तो ये सब जो चीज है, अ सेंट, मसीहा ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी, इन्हीं के बारे में कुछ कहा गया है। तो ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया। Subject। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या है, प्रेडिकेट। इतनी बात समझ आ गई। तो जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट? क्वालिफायर और हेडवर्ड। इसमें क्वालिफायर क्या है? सेंट, मसीहा ऑफ नेशन। मानसी, A saint, Messiah। बोलो। Adjective। वो तो उसके बाद क्वालिफायर के और टाइप्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब है कि कोई बड़ी चीज, वाइट कलर ड्रेस्ड गर्ल, वाइट कलर ड्रेस्ड, इतना बड़ा ग्रुप आएगा तब फ्रेज में होगा। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह से कर्ली हेयर्ड ग्रुप में आए तब फ्रेज में रखना। जैसे क्या चीज हो जाएगा, कर्ली हेयर्ड, ऐसा कुछ हो जाए, गर्ल। समझ में आ गई बात कि नहीं? या मसीहा ऑफ द नेशन, बड़ी बात है, देश के जनक, देश को बचाने वाले, सेवियर, सेवियर भी तो कहते हैं, देश को बचाने वाले। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि इसमें क्वालिफायर क्या है। सब्जेक्ट को बता दिया गया है, कोई एक ही बता पाएगा, इसमें सब नहीं बता पाएंगे। अब क्वालिफायर बताओ। सर A जो है वो डिटरमाइनर है। वो सब बात की बात है, मुझे क्वालिफायर बताओ। सर a saint, Messiah of nation। अच्छी बात है। सर, A saint। बहुत बड़ी बात है, बहुत। ये ऐसे ही लोग देश पर राज करते हैं। इन्होंने बोला गांधी जी को छोड़कर महात्मा को भी इन्होंने बोल दिया कि क्वालिफायर है। कितनी बड़ी बात है। बोले गांधी जी तो हेड वर्ड है, और बाकी महात्मा भी तो उनके नाम के पहले उपाधि है, सरनेम है, क्या उनका डेकोरेशन नहीं है? दैट इज हेड वर्ड। फिर से, लेट द क्लास गेट एक्नॉलेज्ड बाय योर ब्रिलियंस। व्हाट इज क्वालिफायर? हाँ, क्वालिफायर क्या है? जो नाउन को क्वालिफाई कर दे उसे क्वालिफाई कहते हैं कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे अभी यही आया था। तो जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए, तो इसी को विशेषण ही तो कहेंगे। विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो आपको ये बताना है गांधी जी की क्या विशेषता बताएगी, वो सब कुछ विशेषण है, बोलो। सेंट, मसीहा ऑफ नेशन, महात्मा। लो, बता दिया। बोले ये सब कुछ क्या है बताइए? क्वालिफायर। अब आगे आद्या बताएंगे कि इतने सब में जो कि क्वालिफायर है। आप मुझे डिटरमाइनर बताइए। सर डिटरमाइनर में इन्होंने बताया है चलो अब आप मुझे एडजेक्टिव बताइए। दिव्या बोलो। बता ही नहीं रहे, तुम्हारी आवाज तो पहुंचे हम तक। हाँ बोलो। सर सेंट और महात्मा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज निकली। इतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपने बताया, दोनों पिकअप करके बता रही। देखो, सेंट और महात्मा, और सही बताया। और बताओ आद्या, एक और बता दो सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रेज है मसीहा ऑफ नेशन। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है बताओ? मसीहा ऑफ नेशन। बोलो, बात समझ में आई? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया मसीहा ऑफ नेशन, ठीक है। अब आपको इतना सब पता चल गया और हेड वर्ड भी पता चल गया। हेड वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? मेन वर्ड। तो सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो गई, ठीक है। अब प्रेडिकेट देखो। प्रेडिकेट में तीन चीजें होती हैं। एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। राम इज रनिंग ऑन रोड। राम
रनिंग ऑन रोड। वर्ब भी दो तरीके का हो सकता है, देख लो। वर्ब या तो क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और एक होता है मेन वर्ब। वर्ब कैसा हो सकता है बोलो? हेल्पिंग वर्ब भी तुम्हें कल टेबल बना के बताया था कि नहीं? Is, am, are, was, were, do, does, did, has been, have been, will have been, shall have been, will be, shall be, जो भी कहीं पर भी दिख जाए वो सब हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब समझ पसंद ना है तो मॉडल्स बोलना। तो इसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, और या फिर इसे क्या कह सकते हो? मॉडल्स भी कभी कभी किसी के सिलेबस में आपके में पता नहीं है कि नहीं है, मॉडल्स बोला जाता है मॉडल। चलो कोई बात नहीं, तो तुम्हें समझ आ गया। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी नेम है सहायक क्रिया। ये क्रिया नहीं है लेकिन क्रिया की सहायता करती है। ये उसके बारे में बताती कंडीशन ऑफ वर्क। वर्क पूरा हो चुका है कि होगा कि होएगा, काल के बारे में गणना करती है। द टाइम ऑफ वर्क, द कंडीशन ऑफ वर्क, द स्टेटस ऑफ वर्क। तो ये हेल्पिंग वर्ब यही तो बताती है। और हेल्पिंग वर्ब का हिंदी नाम क्या है बोलो? सहायक क्रिया। तो एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और दूसरा क्या हो गया बोलो? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो अब मुझे आद्या आप ही बता दीजिए इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट राम इज रनिंग और ऑब्जेक्ट है। भाई हमको मालूम नहीं, हमें मालूम होता हूँ आपसे क्यों पूछते? बोलो आदि। सब्जेक्ट राम है और ऑब्जेक्ट रोड है। सब्जेक्ट राम हो गया, अब प्रेडिकेट बताओ। सर इज रनिंग ऑन रोड। चलो, इज रनिंग ऑन रोड क्या हो गया बोलो? प्रेडिकेट। सृष्टि इज रनिंग ऑन रोड प्रेडिकेट है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्वालिफायर क्या है? हाँ आयुषी। क्वालिफायर तो सब्जेक्ट में होता है। लो, इन्होंने बोला क्वालिफायर है नहीं, सिर्फ मेन। बहुत बड़ी बात है। गलत क्वेश्चन किया जाए तो भी तुम्हें उसे करेक्ट करना है, सही आंसर। अगर उसका आंसर नहीं बनता तो बोलो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ सब्जेक्ट में हेड वर्ड आके छूट गया है, मेन वर्ड बोले नहीं है क्वालिफायर। पूछे क्या कारण है कि भारत जो है दिन पर दिन गिरता जा रहा है? क्षमा कीजिए श्रीमान, भारत पर्याप्त तरक्की कर रहा है, बोल के चुप हो जाओ। ऐसे नहीं कि क्यों गिरता जा रहा है, बोलो पर्याप्त तरक्की कर रहा है। इसकी जीडीपी विश्व में सर्वाधिक है, 7.6 है। चुप हो जाओ, उन्होंने बता दिया नहीं है सर क्वालिफायर। चलो, प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट में वर्ब क्या है? रनिंग। अच्छी बात है। ज्योति वर्ब क्या है? अच्छी बात है। पलक हाँ बोलो। इज रनिंग को आपने क्या बोला बोलो? वर्ब। तो अब इसमें निखिल ऑब्जेक्ट क्या है? रोड। रोड हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वर्ब मतलब एक्शन वर्ड होता है, तो एक्शन वर्ड है। हाँ। तो सर यहाँ पे तो सिर्फ रनिंग होना चाहिए। इज रनिंग इज उसके बारे में ये बता रहा है कि उसका क्या कंडीशन है, स्टेटस, उसका टाइम क्या है, वो दौड़ रहा है कि दौड़ चुका है कि दौड़ेगा। तो जो भी चीज, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके नाम के आगे भी वर्ब आता है। जो टेंस है वो वर्ब का ही पार्ट है। जो 12 टेंसेज है ना, वो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब की मदद से वर्ब के स्टेटस को बताते हैं, वर्ब की कंडीशन को बताते हैं, वर्ब के मोड को बताते हैं। यू शुड रन, तो शुड भी तो मॉडल हुआ। यू शुड रन, यू कुड रन, यू कैन रन, यू मे रन, ये सब मॉडल हो गए। यू माइट रन, यू ऑट टू रन, ये सब मॉडल हो गए। तो वर्ब कैसे होगा उसके बारे में, जो उसका टेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो भी तो वर्ब का ही पार्ट है, बताएगा। इसलिए इज रनिंग तो वर्ब है। आयुषी मुझे ये बता दो इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब और रनिंग क्या है? सर मेन वर्ब। यही चीज पूछना। तो इज को क्या लिखोगे बोलो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और रनिंग को? अच्छी बात है। किसी सेंटेंस के दो पार्ट बताओ, उधर मत देखो। सर यही सेंटेंस। किसी सेंटेंस के क्या दो पार्ट्स हो सकते हैं, क्या दो भाग हो सकते हैं किसी बात के? सर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के क्या दो भाग हो सकते हैं? प्रेडिका, माइनर और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के क्या दो भाग हो सकते हैं प्रीतिका?
चुप रहने से काम नहीं चलेगा, देश पीछे चला जाएगा चुप रहोगी। सब्जेक्ट के क्या दो भाग हो सकते हैं? क्वालिफायर और क्वालिफायर के कौन से 3 पार्ट्स हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और क्वालिफायर के क्या 3 पार्ट्स हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेडिकेट के क्या 3 पार्ट्स हैं? वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट के क्या 3 पार्ट्स हैं? verb, complement and object. कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। जहां पर कोई काम ना हो रहा हो, मिसेस शर्मा इज टीचर, तब वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहां एक्शन वर्ड ना हो, ताज इज ब्यूटीफुल, तो इज ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो सीनरी इज गुड, सीनरी है, कुछ हो नहीं रहा काम, तब वहां कॉम्प्लीमेंट हो। बात समझ आई? उसके बारे में कह दिया गया। और जहां एक्शन वर्ड्स हो, तब फिर बाकी चीजें होंगी। बोलो, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये मुझे बताओ, सेंटेंस के 2 क्या पार्ट्स हैं? सेंटेंस, उधर ना देखो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के क्या 2 पार्ट्स हैं? सेल्फ क्वालिफायर और हेड वर्ड। उधर मत देखो। नाउ क्वालिफायर के 3 पार्ट्स बताओ। सर एडजेक्टिव फ्रेज और डिटरमाइनर। प्रेडिकेट के? सर प्रेडिकेट में सर कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब के 2 पार्ट्स क्या हैं? सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के और नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब के नाम बताइए। और ऑक्सिलरी वर्ब। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। राम इज रनिंग ऑन रोड। जो वर्ब को नाउन के साथ रिलेट कर दे उसे क्या कहते हैं? नाउन को नाउन के साथ रिलेट कर दे, वर्ब को नाउन के साथ रिलेट कर दे, सो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। ऑन, आफ्टर, कल बात की थी कि नहीं? तो वो चीज जैसे हमने फ्रेजल वर्ब बोला था कि नहीं, प्रीपोजिशन है, तो ऑन यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब जरा तुम्हें ये पता चल गया राम इज रनिंग ऑन रोड, तो क्या तुम्हें वर्ब के बारे में पता चल गया? इज रनिंग, और रोड क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट, मिसेस शर्मा इज टीचर, इंग्लिश टीचर, तो वो सारा क्या होगा? उसमें कुछ कर तो नहीं दिए वो, तो मिसेस शर्मा इज कौन है बोलो? Teacher. इंग्लिश टीचर। हाँ मानसी, इसमें बताओ कॉम्प्लीमेंट क्या है? सर मिसेस शर्मा। अच्छी बात है, बोलो। मिसेस शर्मा इज इंग्लिश टीचर। बहुत अच्छी बात है। दिव्यांशी? सर इंग्लिश टीचर। लक्षिता? इज इंग्लिश टीचर। अरे वाह, तुम ध्यान से सुनती हो। तो ये चीज क्या हो गई बोलो? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? पूरक वाक्य। क्या चीज हुई बोलो? जो उस चीज को पूरक करे, पूर्ति कर दे, पूरक वाक्य। ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म, और वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। बोलो, बात समझ में आ गई? इतनी बात। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में तुमको क्या बताया गया था? फ्रेज बताया गया था। तो हमने आपको सब कुछ बता दिया। हमने ये क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारे मन में था कि डिटरमाइनर का इस फ्लो चार्ट में कहाँ स्थान है। क्या तुम्हें पता चल गया कहाँ स्थान है? वास्तव में यहाँ ये वर्ड आ गया, इसकी वजह से मुझे बताना पड़ा। तो अब तुम्हें डिटरमाइनर के बारे में और मॉडिफायर के बारे में पता चल गया। 4 मॉडिफायर दिए, तो देखो टेबल अगले पेज में दिए। तो मॉडिफायर कुछ भी हो सकता है। मॉडिफायर एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव हो तो भी वो क्वालिफायर है। क्वालिफायर का ही दूसरा नाम मॉडिफायर है। लिख लो, क्वालिफायर का दूसरा नाम क्या है? मॉडिफायर। और ये सब हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं। देख, क्वालिफाई हेड वर्ड, ठीक है? पूरी बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नाउन एंड सब एडजेक्टिव, यू सी मैनी एडजेक्टिव। 4 नंबर नहीं है उसमें। बताओ सर ऑब्जेक्ट में क्या क्या एडजेक्टिव लग सकते हैं? वो तो कोई बात नहीं है, वो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ो। गिवन बिलो इज द आउटलाइन ऑफ स्टोरी, ठीक है? राइटिंग में देखो, और राइटिंग के बाद
So, imagine that you are Jim. You have returned to your own town after the war. Your diary record how you feel about the changes you see and events that occurred in your town. You could begin like this: 25th December. तो जब डायरी लिखी जाती है तो क्या लिखा जाता है कि हम कब की डायरी लिख रहे हैं? 25 दिसंबर 1919। तो इसका मतलब है कि वो वार से लौटा है। क्या आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 5-6 महीने वो और रहा होगा, फिर लौट आया, तो उसने अपनी डायरी लिखी। तो 1914 से कब हुआ? 1918। उसके बाद 1 साल लग गया, वो घर आ गया। वार के बाद तुरंत तो कोई घर नहीं आता। सो इट इज क्रिसमस टुडे। सो इट्स क्रिसमस टुडे। और फिर इसके बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और फिर जब वो हो जाए तो योर फेथफुली, मतलब अपना नाम लिख दो। डायरी में तो यही होता है कि नहीं, इस तरीके से। बाकी ये डायरी राइटिंग है। जरा देखें डायरी राइटिंग में क्या होता है ना? पैटर्न पता होना चाहिए कि लास्ट में हम कैसे एंड करें। ये भी डायरी है क्या, जो पहला वाला है? तो उसमें अंत में उसने क्या लिखा, जरा कमेंट देखो जब चैप्टर खत्म। बस नाम लिखते हैं। दिखाओ जैसा। अच्छा, डियर डायरी करके है ना, सैटरडे। तो ये भी सर लिखो, सैटरडे 9 AM डियर डायरी और आयुषी, ऐसे लिखो। सैटरडे 9 AM और फिर डियर डायरी, यहाँ स्पेस रहेगा, तो स्पेस, यहाँ स्पेस रहेगा, डियर डायरी, फिर यहाँ फिर से स्पेस, फिर आई एम फीलिंग स्लीपी, और फिर इसके बाद पूरा करके और लास्ट में एक स्पेस छोड़ देना, और आप सभी लोग लिखना आयुषी। ठीक है। सिग्नेचर डायरी में ऐसा तो नहीं होगा, नहीं मैं दिखा दूंगा। सिग्नेचर तो किसी भी फॉर्मेट में नहीं होगा। जैसे माइकल मोहन, ये डायरी है, ये तुम्हारी डायरी है, तो ऐसे हो जाएगा। अब जरा देखो, now डायरी राइटिंग फॉर्मेट। तो इसकी इमेज देख लो कैसे होगा। जैसे ये सिग्नेचर तुम सही तो कह रही हो, इसमें तो सिग्नेचर भी लिखा है। देखो अगस्त सैटरडे, फिर इसके बाद क्या बोलो 10 PM है। अब ब्लैंक स्पेस 3 के बाद फिर स्पेस देना, फिर डियर डायरी के बाद फिर से स्पेस दोगे। उसको क्या कहते हैं बताओ? बॉडी ऑफ द डायरी। फिर उसके बाद भी एक स्पेस रहेगा क्या, और फिर उसके बाद अपना नेम लिख दो, सिग्नेचर। ये बात तो सही कह रही हैं, लेकिन मैं और में भी देख लेता हूँ कि क्या सब में यही चीज़ है। इसमें लिखना होता है क्या कि योर लविंग? नहीं लिखना होता, बस नाम लिखना होता है, ऐसे ही है। ठीक है, XYZ। अब यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है किसी किसी में है, बाकी ऐसे सब में नहीं है। नहीं भी करोगे सिग्नेचर तो बोला था कि सिग्नेचर जरूरी नहीं होता है, नहीं नाम जरूरी। बस जरूरी है। नाम ही होता है सिग्नेचर। तो फिर कोई आजकल क्या है कि टेक्निकल है क्या, योर लविंग लिख दिया तो ठीक है, योर लविंग लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये कोई वो नहीं है। अब डायरी को आप एड्रेस कर रहे हो, जरूरी नहीं कि कुछ लिखो, सीधा अपना नाम लिखो, वही खत्म कर दो। क्योंकि सिग्नेचर में कैच है, कोई तुम्हारा सिग्नेचर लेके बैंक अकाउंट का वो कर देगा, इसलिए सिग्नेचर लिखना ठीक नहीं है।
बात समझ में आई बात की नहीं? मालकी का जैसे करोड़ों रुपए की मालकिन है और फिर कोई ले जाए पैसा तो फिर अच्छा नहीं है, तो ये सिग्नेचर ये नहीं करती हैं, अवॉइड करती हैं, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। तो हमारे ऊपर, इट इज एज पर आवर डिस्क्रिशन, हम चाहें तो करें, लेकिन कहीं हमने पढ़ा नहीं, पहली बार सुना तो देखा तो कहीं कहीं हो रहा है, क्या क्या जरूरत, हम तो डायरी को एड्रेस कर रहे हैं अपनी बात कर। चलो अब आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन इसमें का देखो, गिवन बिलो इज आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। Now, second question, a young newly married doctor, बताओ क्या लिखें? पहले क्या होना चाहिए? Was freedom fighter, उसी को कंप्लीट करना है कि कुछ और बताना है? कि और इसमें बहुत सारे वर्ड जोड़ने हैं। He was exiled to Andaman and Nicobar Island by the British Army. ब्रिटिश आर्मीज इन फेमस सेलुलर जेल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? वेयर द प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? रिवोल्ट का मतलब होता है कि उनमें आंदोलन हो गया आपस में, इनमेट्स। डॉक्टर, देयर वाज रिवोल्ट बाय इनमेट्स, डॉक्टर वॉज फाउंड गिल्टी एंड डॉक्टर वॉज हैंग, ठीक है। हर वाइफ वेट्स फॉर हिज रिटर्न फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। नाउ शी बिकम्स ओल्ड, तो बिकम्स है शी वॉज बिकमिंग ओल्ड, जरूरी नहीं है, अगर ये बिकम्स ओल्ड है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये भी लिख सकते हो, नाउ शी वॉज बिकमिंग ओल्ड, ठीक है। बट शी कंटिन्यूज टू वेट विथ होप एंड फेथ, तो इसमें लिखा आप लोगों ने कि नहीं स्कूल में? तो इस तरीके से a young newly married doctor was freedom fighter, ये जरूरी नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, अपने मन से बीच बीच में जोड़ना भी है, पैचअप भी करना है। a young newly married doctor was freedom fighter. Now, so he was exiled to Andaman and Nicobar by British Army. Exiled का क्या मतलब है? देश निकाला देना। Exiled to Andaman Nicobar, पहले काला पानी की सजा दी जाती थी, तो कार्मी की अंडमान निकोबार में दी जाती थी। बहादुर शाह जफर को तो रंगून भेजा गया था, लेकिन अभी वहां पर भी बहुत समय तक दी जाती थी। सो तो अंडमान निकोबार आइलैंड बाय ब्रिटिश आर्मी, which was an infamous cellular jail, was सिर्फ उसमें 4 फीट का बक्सा रहता था, उसी में बंद कर देंगे, या 4 फीट का घर, उसमें सीधे नहीं खड़े हो सकते, मुड़ के ही रहे होंगे। सब जेल है ये ऐसी जेल है कि पैर कभी सीधे नहीं होंगे, और बहुत छोटी छोटी जेल है। तो which was infamous जेल ऑफ ब्रिटिश आर्मी, लोग आज भी देखने जाते हैं वहां कैसी जेल थी। इनफेमस सेलुलर जेल, सेल टाइप जेल थी, उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता था, जैसे सेल नहीं होती है पोल्ट्री, तो उसी तरीके से। वेयर द प्रिजनर्स वर टॉर्चर्ड, वेयर prisoners
were tortured. ठीक है, इनमेट्स का मीनिंग देखें क्या है। Inmates meaning, inmate a person who is confined in a prison. तो inmates का मतलब है जो जेल में रह रहा है उसे inmates कहेंगे, ठीक है। A person who is confined in prison. So once inmates who were जो सफरिंग, ठीक है, विद पेन, जो पेन से सफर कर रहे थे, रिवोल्टेड, उन्होंने बगावत कर दी। तो जब रिवोल्ट कर दिया, सो ब्रिटिश आर्मी फाउंड डॉक्टर गिल्टी एंड हैंग्ड। ब्रिटिश आर्मी ने किसको पाया गिल्टी? British Army found Dr. guilty and hanged him। और उसे सिर्फ आपको टेंस देखना है, सब कुछ मैं किस में कर रहा हूँ। ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट में ही कर रहा हूँ, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपने मन से है डेट मत लगाना, ये बाद में हुए पीछे, सब में स्ट्रिक्टली पास्ट इंडेफिनिटी रखना, तभी सही, नहीं तो बहुत नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो और जो कॉम्प्लीमेंट्री है कि दैट इज डॉक्टर वाज फाउंड गिल्टी, तो अब जैसे ये चीज क्या है कि डॉक्टर वाज फाउंड गिल्टी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, डॉक्टर गिल्टी था, अपराधी था, सिंपल सेंटेंस है ना, ये अभी बताया नहीं कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, एंड his wife waits for his return. His wife waits for his return. His wife waits, हाँ आगे सेंटेंस कंप्लीट करो। बताई नहीं, सॉरी तुम्हें से तो पूछा था। She eventually या ultimately becomes old. आगे बताओ शौर्य। And she continues to wait with hope and faith. And she continues to wait her husband, पूरा बात लिखना पड़ेगा, वो तो नहीं लिखा ना उन्होंने, her husband, for her husband, with hope and faith। अगला चैप्टर आइए, अगले चैप्टर में क्या है? ऑन द क्रिकेट में तो कुछ नहीं है ना, अगला सुनामी नहीं है क्या? ज्योग्राफी लेसन, ये क्या है ज्योग्राफी लेसन? ये ज्योग्राफी लेसन पे आओ। फिर फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 or 2 which are likely to occur in a geography lesson। 1 and 2, find 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। 3-4 ऐसे फ्रेज
बताओ विच लाइकली टू अकर, जो आ सकते हैं ज्योग्राफी लेसन में, कुछ है बताओ। Sir, it scaled 6 inches to the mile. Or sir, the valleys were populated, land and water attracted man. The country had cities where the rivers ran. फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? Sir, it scaled sir, it scaled 6 inches to the mile. Sir, ये बोला the country had cities where the rivers ran. और ये the valleys were populated, land and water attracted man. ठीक है, देखो सारी चीजें उन्होंने बता दी कि क्या क्या चीज आ सकती है। ज्योग्राफी के रिलेशन में क्या क्या आएगा बताओ। इट स्केल्ड 6 इंचेस टू अ माइल, 1 माइल को 6 इंच दिखाया गया है। कई बार जब मैप बनाती हूँ तो 1 माइल तो नहीं दिखाया जा सकता ना, उसको फ्यू सेंटीमीटर में दिखाओगी, ये इंचेस में। तो इट स्केल्ड 6 इंचेस टू अ माइल। और बताओ मानसी, और क्या क्या हो सकते हैं? अभी अदिति ने बताया है, बोलो। मानसी बताएं। हाँ, और ठीक है। The country had cities where the rivers ran and the valleys were populated. देवव्रत सारे बताइए कौन कौन से जो ज्योग्राफी में आ सकते हैं। Sir, the land and water attracted man. Valleys were populated, and it scaled 6 inches to the mile. कंट्री हैड सिटीज वेयर रिवर रैन, ये भी बोल सकते हो। कंट्री में ऐसी सिटीज ज्योग्राफी में आता है। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा नहीं है अभी, आगे 9th में आएगा ड्रेनेज। रिवर्स, भारत में जो रिवर है उन्हें ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, ये तो बात हो गई। सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, कैसा दिखेगा सिटी? एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जैसा देखोगे, अगर तुम एरोप्लेन से देखोगे ना, अगर तुमने एरोप्लेन से चंडीगढ़ को देखा हो तो देखोगे ऐसा लगेगा कि किसी ने कैनवस पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई है सुंदर। चंडीगढ़ सिटी डेवलप किया था जर्मन उन्होंने आर्किटेक्चर में, बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो गोल चौराहा, 1 सेक्टर 2 सेक्टर, बिल्कुल लगता है कि तूलिका से, ब्रश से, पेंटिंग ब्रश से चंडीगढ़ बनाया गया। तो चंडीगढ़ एयर व्यू, अगर मैं ये कहूँ ना तो जरा मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसी बात पर फिर आगे कहूँ, क्योंकि मैं वहाँ बॉम्बार्डमेंट करने जाता था तो मैं यही देखता रहता था कि कैसे बनाया गया चंडीगढ़ एरियल व्यू। तो इस चीज को देखें ना, तो ये सेक्टर जो बनाया गया है चंडीगढ़ को मैं दिखा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा है, लेकिन ये और पास से होना चाहिए। हो सकता है इसी में सारे दिखा दें। ये देखो, तुमको इसमें सेक्टर के बारे में भी पता चल जाएगा। तो घूम करने का ठीक है, तो ये और क्लोज से दिखना चाहिए। तो तुम्हें पता चल रहा है कि कैसे है एरियल व्यू। अगर बहुत पास से देखोगे तो अलग अलग सेक्टर के बीच की स्पेसिंग देखो, ये अलग अलग बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग दिख रही, ये देखो ये है बिल्डिंग। तो अब ये रोटेट तो नहीं हो रहा, रोटेट होता नहीं तो अगर इसमें सेक्टर और वो गोल्ड बिल्डिंग ये सब देखे ना तो बहुत अच्छा दिखाया जाता है। तो और थोड़ा सा गोल चौराहे जहाँ है वहाँ से जो निकली हुई सड़कें हैं, देखो यही देख लो, ऐसे तुम्हें ऐसे दिखेगा कोई शहर, दूसरे शहर में दिल्ली में तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन इसको देखोगे तो ये देखो ये गोल चौराहा है, देख रहे हो कैसे बता है? तो ये इस तरीके का व्यू है। अगर आप हम लोग देखते थे तो पता चलता था बहुत अच्छा है। ऐसे सेक्टर जल्दी मिलेंगे नहीं सेक्टर कैसे हैं? It is very, that's why it is called as planned city. तो ये कोई भी चीज़ है तो यहाँ पर ये दिखाई गई है, आप लोग खुद देख लेना, आपको पता चल जाएगा
कि हाउ द सेक्टर्स वर डिजाइन, इट इज सो ब्यूटीफुल। तो हम लोग देखते रहते थे। और अपने पायलट से भी बोल देते थे कि सर एक राउंड और चंडीगढ़ का मरवा दो, तो वो हमारा ही पायलट था एयरफोर्स का, हम लोग भी एयरफोर्स के बॉम्बे करने जाते थे, तो घुमा देता था। ठीक है, सो जब आप देखोगे तो पता चलेगा। ये देखो, ये भी है, दिख रहा है कैसे सेक्टर से कैसे रोड निकली है ना। ये 17 सेक्टर है, 17 सेक्टर बोलते हैं ऐसा। ये तो खैर इंडिया गेट है, ये दिल्ली की प्लानिंग है, ठीक है ना। ये इंडिया गेट का व्यू है। नाउ लेट अस कम टू अवर। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़ो कि तो जब हमने एरोप्लेन से देखा तो सिटी कैसी अपियर हुई, हाफ हजार्ड ऑन द ग्राउंड, कि इधर बिखरी हुई लगी क्या, कि एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जैसे जिसको मन किया घर बना लिया, ऐसी लगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जांपल ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। दिव्या, तो देयर आर सिटीज वेयर देयर आर रिवर्स, सिटीज अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 mile above the ground. सेकेंड वाले सेंटेंस का क्या मतलब है? Cities appear as they are not from 6 mile above the ground, as they are not from 6 miles above the ground, from 6 miles. ये क्या चैप्टर है, चैप्टर का मीनिंग बताओ तो बताएं, इसका थोड़ा मतलब बताओ चैप्टर का। ज्योग्राफी लेसन में ज्योग्राफी के बारे में है। थोड़ा बताओ, 1-2 लाइन तो बताओ। सर इसमें बोला जा रहा है कि जो जेट है वो आसमान में होता है, तो फिर जब वो थोड़ा सा ऊपर उठता है तो उसको देखते हैं कि सिटी एकदम डेवलप्ड है जैसी होनी चाहिए। उसके बाद वो बताते हैं कि 1 माइल को 6 इंचेस से इसमें बताया गया है। इसमें लगता है कि जो हमें ग्राउंड में लगता था कि एकदम अनप्लान्ड मैनर में, एकदम हैपीजर्ड है, एकदम अनप्लान्ड है, विदाउट एनी स्टाइल। जब मैं ऊपर गया तब पता चला कि ऐसे तो कुछ भी नहीं है, एकदम प्रॉपर्ली जैसा होना चाहिए वैसे ही है। इस वजह वो 10,000 फीट किया था। Cities appear as they are not from 6 miles, not from 6 miles। इसका मतलब हमें अभी पता नहीं चला क्या मतलब है। जमीन से 6 मील भी ऊपर नहीं है, यानी जमीन से आसपास है ना। नॉट फ्रॉम 6 माइल्स, 1 माइल वही 1.5 किलोमीटर है, लेकिन अभी इसका मतलब हमें पता नहीं। पूरा जब एक बार पढ़ेंगे तभी पता चलता है, पोइट्री पढ़ने में पता चलेगा ना। चलो आगे पढ़िए। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। क्या तुम कोई चीज ऊंचाई से देखोगे तो वो चीज ज्यादा क्लियर दिखेगी? जब तुम ऊपर चलोगे कैलाश पर्वत पर तो तुम ऊपर, नीचे से तुम्हें नहीं पता चलेगा, ऊपर चलोगे अरे ऊपर, अरे इसमें तो मानसरोवर भी है, इतनी सुंदर झील, इतना अच्छा पानी, और नीचे से क्या तुम्हें कैलाश पर्वत पर मानसरोवर दिखेगा? लेकिन एज यू गो टू हाइट मोर क्लियर आर द थिंग्स। जब तुम ऊंचाई पर जाते हो तो क्या चीजें और क्लियर हो जाती हैं, नीचे से नहीं पता चलती ना। तो ये चीज है, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम हाइट। ऊपर जाओगे तो क्या 2 चीजें जो क्लियर है? डेवलपमेंट और लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। बोलो। The earth was round or sea is more than land। हाँ ये सही बात। हाइट में जाओगे तो ये चीज क्या पता चलेगी? क्लियर फ्रॉम हाइट में क्या पता चलेगी? That is clear from height। कि अर्थ इज राउंड, आवाज मत बोलो, अर्थ इज राउंड, ठीक है। वाटर इज मोर देन लैंड, और नॉट क्लियर भी बोलो निकली। अगर ऊंचाई पर जाओगे तो क्या चीज तुम्हें क्लियर नहीं दिखेगी? So the men on the earth found cause to hate each other। Man on the earth hate with each other। And so they built walls across So that's why they had built walls across their cities
why they hate each other and kill them. फिर से बोलो. So it is not clear from the height that why the people hate each other, and second thing is that why they build walls across their cities. वॉल्स बनाई है क्या? Yes, Sir, sir. divide So वो किए border ना नहीं boundaries. बनाते डिवाइड करने के लिए. सिटी के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती, बस एक Countries. सब इसमें सिटी हाँ कंट्री यस सिटी है इसमें. अच्छा, वाई पीपल हेट ईच अदर ना. वाई बाउंड्रीज आर मेड बिटवीन सिटीज. चलो, क्योंकि ये बात कही गई है कि विराट की सीमा नहीं होती, क्षुद्र की सीमा होती. जो छोटे छोटे लोग हैं, बोलो धरती की कोई बाउंड्री है क्या? लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं, ये मेरा जमीन, ये तेरा जमीन. अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम और उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम. अयम निजा, ये मेरा है या तेरा है, ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं. ठीक है. उदार चरिता नाम, उदार व्यक्ति के लोगों के लिए तो पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान है. तो इसलिए विराट की सीमा नहीं होती. सीमा किसकी होती? क्षुद्र की, जो छोटे लोग होते हैं. सो हम लोगों ने अपनी बाउंड्री बांध रखी है, अदरवाइज अर्थ ने कोई बाउंड्री थोड़ी बांध रखी है. तो इसलिए ऊपर चलने पे नहीं पता चलता है कि ये क्यों है. नाउ नेक्स्ट, ज्योग्राफी लेशन. इधर देखो, ज्योग्राफी लेशन पोएट्री वाज रिटन बाय, देखने लग जाते. अब बोलो. हाँ, जस्ट एक जानकारी के लिए. ओके. और ये ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट भी है क्या? ये किसकी कहानी है? तेनालीराम है क्या? सर एसडी सावंत. एसडी मतलब वो अयर का नाम है ग्लिम्पसेस. नहीं, वो तो बात सही है. So इसमें ये रिवॉल्ट जो हुआ था 1857 के बारे में. Yes. अच्छा 1857 में क्या रिवोल्ट हुआ ना? तात्या टोपे भी हैं इसमें. यस. ओके. और फिर और भी नाम है, गवर्नर जनरल बेंटिक आ गए. तो इस ये पढ़ा आप लोगों ने क्या? ठीक है. अब आ जाइए वर्किंग विद द टेक्स्ट. इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं? बोलो. नहीं आते इसके? नहीं आते, एग्जाम में नहीं आते. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to event 1757? 1757 क्यों बोला गया? सर क्योंकि उस समय वो उनकी हेल्प लेते थे कि अपनी राइवलरी जो होती थी. ओके हाँ. तो वो 100 साल पहले ना, जब उन्होंने अंग्रेजों को आने दिया, तो वर दे short-sighted? बोलो. Yes, sir. The Indian princes were short-sighted. They could not foresee the intention of the Britishers. The Britishers first helped them in wars, and then they later dethroned the kings. Kings. Repeat करो. Why the Indian princes were short-sighted? बोलो. वो नहीं देख पाते थे. They cannot foresee. Foresee का क्या मतलब है? कि that means क्वेश्चन नंबर 1. सो इंडियन प्रिंसेस जो थे, फोर साइड से ही मतलब है, फोर सी द, ठीक है, कैन नॉट फोर सी द इंटेंशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स. वे नहीं देख पाते थे इंटेंशंस ऑफ Britishers. Britishers first helped them. Britishers used to, या उनकी आदत थी, used to help them initially. Initially वो क्या करते थे? And later on, Britishers dethroned them and captured their land. And later on, repeat करो आद्या. And later on, Britishers dethroned them and captured their land. Britishers dethrone का क्या मतलब है?
सर उनको उनकी जमीन से हटा देते थे। सिंहासन से हाँ, हटा देते, dethroned them and captured their land. Okay, next question देखो, how did the East India Company subdue the Indian princess? देवव्रत इसका मतलब बताओ, हिंदी बताओ, इसकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो। हाँ लक्षिता, मीनिंग इसका क्या है? हाँ बोलो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू कैसे करती थी? सबड्यू का क्या मीनिंग है? तो कब्जा करना। हाँ, कैसे उन पर कब्जा किया, ठीक है, दैट इज हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करती थी एक इंडियन प्रिंस को दूसरे इंडियन प्रिंस पे डिफीट करने में, सब ड्यू पावर मीनिंग, उनके पास ले जाती थी। देखो उसका मीनिंग समझ Mean लो to subdue, to defeat somebody, something, or bring something. कैसे डिफीट किया, सबड्यू का क्या होता है बोलो, टू डिफीट समबडी, बोलो समझ में आ गई बात? तो अब इसका आंसर बताइए। Sir, East India Company helped one Indian prince to defeat other. Eventually, the power passed into the company. यही लिख देना, Britishers used to help them initially, later on dethrone them and captured their land. In this way, slowly they empowered themselves, and the Indian prince, वो जो princess थे, they became weak. वो क्या हो गए? Weak due to Indian princes have mutual clashes. उनमें क्या होते थे? Frequent clashes होते थे. They are frequently fighting with each other. वे आपस में क्या करते थे? Indian princes and kings were not united. वे कैसे थे बोलो? Not united. They frequently fought with each other. Britishers used divide and rule policy to subdue Indian princes. बाकी ये भी लिखते हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? Used फूट डालो, Britishers used divide and rule policy to subdue Indian princes. चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत हमने पहचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब इसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान की पूरी कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि लखनऊ छीना बातों बात नहीं है और उसकी क्या विसात। तो हम लोग जब एक एक पढ़ेंगे कैसे डलहौजी ने राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया, तो एक एक करके उसने सारी चीजें हड़प कर ली, सभी बातें कही गई। ये देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। अभी देखो, तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि कैसे कैसे उसने हड़प लिया। ये देखो, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत हमने पहचानी थी, और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी।
यहाँ बात है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो इसके बारे में जब पूरा पढ़ेंगे तो पता चलता है कि डलहौजी ने कैसे एक एक करके सारी चीजें ले ली। ठीक है, ये देखो। फिर कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना थे, तो जो नाना, हम लोग नाना का पूरा नाम क्या था? नाना है? नाना साहब थे कि नहीं? तो उनकी बहन छबीली थी, और नहीं आ जाता, ठीक है, मुंह बोली बहन छबीली थी। ये देखो, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। लक्ष्मीबाई नाम था, पिता की संतान, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल प्रमाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद और भी है। नाउ अगला क्वेश्चन, Pure the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। In what ways did the British officers exploit Indians? बोलो, चौथा क्वेश्चन बताओ फिर। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, किस तरीके से, मतलब उनका फायदा उठाया। एक्सप्लॉइट करने का क्या मतलब है? फायदा उठाना। So how the Britishers exploited Indians? So by levying heavy taxes. हाँ, ठीक है। Levitating मतलब by levying heavy taxes, और By using the cottage levying heavy taxes, making goods import free in India, and by ruining the cottage industry। ये बात सही है। अच्छा ठीक है, इसका क्या मतलब है? क्रिपलिंग देयर इंडस्ट्रीज, उनको पंगु बना दिया। पंगु का मतलब हाथ पैर काट दिया। क्रिपल, किसी जैसे क्रिपलिंग नहीं होता है, हाथ के नाखून सब उंगलियां काट दो, क्रिपल। तो क्रिपलिंग का मतलब हाथ पैर काट दो किसी के, तो वो अपाहिज नहीं हो जाएगा। दैट इज क्रिपलिंग देयर इंडस्ट्री। भारत की जो कुटीर उद्योग में यहाँ जुलाहे थे, तो क्या उन सबका उद्योग बंद कर दिया उन्होंने? यहाँ से सारा कॉटन उठा ले जाओगे तो यहाँ के जुलाहे क्या से देंगे? तो इसलिए क्रिपलिंग इंडस्ट्रीज। फिर लेविंग हैवी टैक्सेस, रूइनिंग देयर आर्टिजन। यहाँ की जो शिल्प कला मशीनरी ले आए, तो जो लोग हाथ का काम करते थे वो कर पाएंगे क्या? मशीन की वो बराबरी कर पाएंगे? और चौथी चीज, नॉट टेकिंग इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड। बाहर से जो सामान सस्ता आ रहा है, हमने आपको बताया था कि ये सब चीजें बाहर से आती हैं, लेकिन इस पर टैक्स लगता है। लेकिन अगर उस पर टैक्स न लगाया जाए तो क्या बाहर की चीजें सस्ती होंगी? तो बाहर की अगर शर्ट 100 रुपए में मिले, तो यहाँ के जुलाहों से कोई 200 रुपए में शर्ट क्यों ले? तो इसलिए 4 चीजें की गई। पहले क्रिपलिंग, the Britishers the Britishers make regulation 3 law under which any Indians were not tried in court and jailed। हाँ, तो इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को कैसे बर्बाद किया। आप ये लिख सकती हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? दैट इज क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब क्या होता है? क्रिपलिंग ना समझ पाओ तो रूइनिंग, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। दूसरी चीज क्या है बोलो? शौर्य। अगल बगल वालों को बताते रहते, हमको नहीं बताते कुछ भी। सब हम लोग ऐसे ही बैठे हैं कि हेल्पलेस हो जाते हैं तुम्हारे बिना। बताओ कुछ। लेविंग, और बोलो। नॉट टेकिंग, ठीक है। सो नॉट टेकिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज फ्रॉम ब्रिटिश गुड ना, टेकिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज।
फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स। और बोलो। ruining Indian artisans. रूइनिंग जो यहाँ कलाकार थे उनको रूइन कर दिया ना। इंडियन आर्टिजन, श्रमिक। आर्टिजन है, आर्टिस्ट नहीं है। तुम्हें तो बहुत जमाई आती, सोती नहीं हो दिन में क्या? दिन रात पढ़ाई क्या करती हो क्या? फिर भी नहीं बता पाते चीजों को। कहाँ जाती है सब पढ़ाई? जब भी देखो तुम जमाई लेते हुए, पता नहीं कितने जमाई राजा कितना जमाई ले रखी है। अब देखो, नाउ नेम these peoples, the ruler who fought, pitched battle against the British and died fighting. बोलो दिव्या। ठीक है, और बोलो। रूलर, दोज पीपल। ठीक है, एक ही नाम बताना है। तो फिफ्थ का फर्स्ट, टीपू सुल्तान किसके बेटे थे? हैदर अली। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, राजा राम मोहन राय। The person who recommended the introduction of English education in India. मैकाले की स्पेलिंग बताओ। MACAULAY. MAC है? Yes sir. CAULAY. LAY। Yes sir. लॉर्ड मैकाले। तो ये वायसराय होंगे। बाद में तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बाद में बने ना, कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। शुरू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना, बाद में वायसराय। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वर रिप्लेस्ड बाय वायसराय, नहीं? तो ये तो शुरू के थे। अब जरा देखो, जब 1857 हो गया, 1857 के पहले की ये कहानी है ना, लॉर्ड मैकाले। इसमें तो बस सजेस्ट कर रहे सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ। और टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, कुंवर सिंह और नाना कुंवर सिंह और हजरत नाना बेगम साहब। बेगम हजरत सही है, कुछ भी लिखते हैं। बेगम हजरत महल। तांतिया, तांतिया की क्या स्पेलिंग है? तांतिया, सही है। नहीं सर, TAIA होगा। बोलो फिर से। Y नहीं होगा। एन नहीं है? No sir. तांतिया टोपे। और फिर बहादुर शाह जफर भी लिख सकते हो ना? जफर। नाना साहब नहीं थे उस समय, थे क्या? चलो, मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। बताओ सृष्टि। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज। अब कोई बताएगा नहीं, अगला बोलो सृष्टि। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज। सर इसमें ये था कि ना किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल बिना किसी इंग्लिश में बताओ। सर इंडियंस वर सेंट टू जेल विदाउट एनी ट्रायल ऑफ कोर्ट। फॉर 2 years। एक और बोलो। चारों बता दो कि कोई नाम है। और किसी का हाथ उठाया? पहले बताओगी? हाँ आद्या बोलो। टू वेज इन विच कॉमन की सर वो पॉलिसीज जो थे वो द रेगुलेशन एक्ट 3 द रेगुलेशन 3 एक्ट अकॉर्डिंग टू विच any Indian can send to jail without any trial. Second was in not taking import duty on British goods. 2 ways in which common people suffer. The Britishers ruined their allegiance and they were imposing heavy taxes.
Secondly, they were ruining the farmers due to which the famines occurred in India. सर वो भी हो सकता है ना, thumbs were cut off, scaled ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स ने किया। सर किए चैप्टर में तो ऐसा कभी नहीं है, कहीं नहीं है, सर स्कूल में भी लिखा है। ऐसा नहीं है। और शाहजहां करता था। 4 reasons for the discontent that led to 1857 War of Independence. First was the Indian rulers were given a pittance. The Given given pittance. कुछ छोटे शहजादों को पैसे नहीं मिलते थे। pension. 4 reasons for the discontent led to फिर से बोलिए क्या कह रही है? Indian rulers were not Given pensions. हाँ। Indian soldiers got pittance. The Indian soldiers pittance का क्या मतलब है? सर कि उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। इंडियन सोल्जर्स का पिटनेस उनको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। Whereas जो अगला बताओ। और जो वाइट सोल्जर्स थे, the white soldiers were given huge mansions, promotions and even servants. Fourth was the Indians were forced to bite the bullets that were greased with the fats of pigs and cows. चलो इन चारों के आंसर लिखें। अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज है। दूसरा क्या है? 2 ऑप्रेसिव पॉलिसीज, दैट इज इंडियन citizens can be sent to jail for 2 years without any trial. Indian citizens can be sent to jail for 2 years without any trial. हाँ, अगला बताओ पलक, तुम ही से बार बार पूछते हैं, बताती नहीं हो। दिव्या बताओ। East India Company make a law in which East India Company cripple Indian कुछ बताओ, बोलो क्या बता रही Sir, not taking import duty on British goods. ये भी सही है, ऑपरेसिव पॉलिसी है ना, ये लिख दो, नॉट टेकिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। ऑन ब्रिटिश गुड्स। निकेल, 2 ways in which common people suffered. बोलो शौर्य, कॉमन पीपल तो सफर किए थे, कितना सब कुछ लिखा है, बोलो कुछ भी। हाँ बोलो। Sir, Indian soldier get low salaries. सोल्जर्स की बात ही नहीं की जा रही, कॉमन पीपल है, तुम सोल्जर्स के बारे में बता रहे हो। Heavy taxes. ब्रिटिशर्स levied heavy taxes. levied, एक और बोलो। ब्रिटिशर्स रूइंड कॉटेज इंडस्ट्री, सब मशीनरी आ गई थी, so ब्रिटिशर्स रूइंड कॉटेज। 64 के 2 पॉइंट बोलो। 4 reasons for the discontent. पहला क्या बताया तुमने? Sir, the Indian rulers were not given pensions. हाँ, इंडियन रूलर्स को पेंशन नहीं मिलती थी, लोगों की पेंशन बंद कर रही थी। शुरू में बोला था कि अवध के नवाब को पेंशन मिलेगी, लेकिन नहीं दी। सो इंडियन रूलर्स वर नॉट गिवन पेंशन, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स वर प्रोवाइडेड विद mention, large mentions, lot of servants and high salary, while Indian soldiers were getting low salary. समझ आई कि नहीं? तो ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा पैसे मिलते थे, ब्रिटिश सोल्जर्स
were highly paid. Living in mansion का मतलब महल होता है, large mansion and had servants. उनके servants भी थे. And Indian soldiers were, while Indian soldiers are low paid, while Indian were low paid, or Santals lost their land in West Bengal due to new land rules. बोलो Santals lost their land. कौन? किसने? Santals lost their land. संथाल्स ने अपनी जमीन खो दी थी क्या? Yes, sir. Because of new land rules in West Bengal. ऐसा है? सर है संथाल्स, संथाली है ना कि संथाल्स? संथाल्स lost their lands due to The Brahmins were not informed that that bullet which they used in rifles were greased with fat of. Indian soldiers were forced to use, ठीक है, bullets which was greased with cow and pig fat. It was contrary against their religious ethics. So, soldiers were forced to bite bullet greased with cow and pig fat. ठीक है, cow is sacred to Hindus. While pig is hated by Muslims. इसके आगे कल करेंगे. Thank you, sir. Welcome.